तो आप एक छोटे शहर से या आप एक गांव से बोल सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके फिर यूनाइटेड स्टेट्स तक कि पहुँचे। मेरी जो वो लिस्ट थी यूनिवर्सिटीज़ की, Yes, sir. उसमें यूएस ऑप्शन में पहले नहीं था, के बट अंदर मास्टर्स कंप्लीट किया, 3 साल मैंने स्ट्रगल की कि मुझे कोई अच्छी ऑफर्स मिले। यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है, बट सम टाइम अगर आपको अच्छा प्रोफेसर मिल रहा है, अच्छी लैब मिल रही है, तो वो एक प्राइम। आज की डिस्कशन उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वैल्यूबल होगी जो फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए उनको गाइडेंस चाहिए, या वो सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आज मेरे साथ मौजूद है सर मुकेश कुमार, जो यूएस में पीएचडी स्कॉलर है। तो उनके साथ डिस्कशन करेंगे फॉरेन स्कॉलरशिप्स पे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया इस डिस्कशन के लिए। थैंक यू। आपको भी थैंक्स कि आपने टाइम निकाला और Yes, एक sir. अच्छा सेशन Yes, हम sir. आज प्लान करने जा रहे हैं। होपफुली के इस सेशन से जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, यस सर। जो प्लान कर रहे हैं बाहर ट्रैवल के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस, Yes, उनके sir. लिए बहुत Yes, फ्रूटफुल sir. होगा। अच्छा सर, वीडियोस तो यूट्यूब पे या फेसबुक पे बहुत सारी होंगी अवेयरनेस के लिए स्कॉलरशिप पे। आपकी ये जो डिस्कशन है वो वैल्यूबल या इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि जब मैं आपकी ये एकेडमिक बैकग्राउंड पढ़ रहा था, तो आप एक छोटे शहर से या आप एक गांव से बोल सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करके फिर यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुँचे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, फॉरेन स्कॉलरशिप पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड और वहाँ तक आप कैसे पहुँचे इन ब्रीफ। मेरी अर्ली एजुकेशन जो है वो पूरी इस छोटे से टाउन से है, टंडोजाम से, जो हैदराबाद के बिल्कुल यस सर। तकरीबन 13 किलोमीटर हैदराबाद से है। प्राइमरी और हायर सेकेंडरी दोनों गवर्नमेंट स्कूल से मैंने यहाँ से किए, एंड देन मैंने मूव किया फॉर कॉलेज हैदराबाद। वहाँ पे भी गवर्नमेंट मुस्लिम साइंस कॉलेज, जो एक रिनॉल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है, यस सर। और बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़े हैं। तो मुझे भी शौक़ था कि एक अच्छे कॉलेज से हम जाके यस सर। एजुकेशन लें, एंड देन मैंने मूव किया मेहरान के अंदर। मेहरान से मैंने बैचलर्स किया फ्रॉम इन 2011 टू 14 किस डिपार्टमेंट के? मेटलर्जी एंड मटेरियल्स में, और मास्टर्स के बैचलर के बाद मैंने वहीं पे मास्टर्स कंटिन्यू की, एंड थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया। बट एक पैशन था यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का, एकेडमिक्स में आने का, टीचिंग करने उस का। टाइम इंटरेस्ट नहीं था आपका बाहर जाने का मास्टर? मास्टर्स के टाइम पे था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, वो कहते हैं ना कि आपको टाइम लगता है एक चीज़ को सीखने के अंदर। बहुत स्ट्रगल की, और उस स्ट्रगल के अंदर काफ़ी सारे कहते हैं कि आपको जो है रिजेक्शंस नज़र आ रही होती हैं, बट एवरी रिजेक्शन इज़ मोटिवेशन फॉर नेक्स्ट स्टेप। सो कोशिश करते जा रहे थे, इस दौरान मास्टर्स भी हो गई, और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले, एंड देन आफ्टर कोविड मैंने मूव किया यूएस ऑन फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, और अभी मेरी पीएचडी वहाँ चल रही है। रिसेंटली मैं आया हुआ था विज़िट पे, तो आपसे भी मुलाकात हो गई। यस सर। तो ये आपकी है ना, वैसे तो कोविड में सब लोग दुनिया तेज में हो गए, आपका अच्छा होगा, आप यूएस चले हाँ, गए। ये मेरे लिए एक बड़ा लकी था, क्योंकि कोविड के अंदर मैं बहुत फ्री टाइम मुझे मिल गया। तो ऑल द टाइम मैं घर पे होता था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जो वो लिस्ट थी यूनिवर्सिटीज़ की, यस सर। उसमें यूएस ऑप्शन में पहले नहीं था, बट कोविड आया तो मुझे बड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया अपने आप को, एंड मुझे कोविड के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली। तो आफ्टर कोविड मैंने ट्रैवल किया यूएस के लिए, और अभी अच्छा चल सर, रहा है। मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। डेफिनेटली क्योंकि यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग पीएचडी या मास्टर्स कर रहे हैं, पर ये कहते हैं कि आप ज़रूर पीएचडी या मास्टर्स के लिए बाहर ज़रूर जाएं, क्योंकि एक तो एक्सपोजर मिलता है और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्टूडेंट जो है वो अगर मास्टर्स और पीएचडी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस या वैल्यू क्या है? इसके लिए मेरे एक मेंटोर होते थे, वो बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि हर इंस्टीट्यूट से आप एक डिग्री करें मैक्सिमम, अच्छा। ताकि आपको एक नया एक्सपोजर नया मिले, आप नए एक्सपोजर। लोगों से मिलते हैं, उनके आपको आइडियाज़ मिलते हैं। तो मेरे जहन के अंदर हमेशा ये था। तो मैं अनफॉर्चुनेटली मेरा मास्टर्स यहीं से ही, मैंने मास्टर्स तक यहाँ से स्टडी की मेहरान से। दैन मेरा ये टारगेट था कि अब मुझे जाना है बाहर एनी हाउ पीएचडी उस के लिए। टाइम। हाँ, तो मैंने 2018 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट किया। 3 साल मैंने स्ट्रगल की कि मुझे कोई अच्छी ऑफ़र्स मिले। आई गॉट मैनी ऑफ़र्स फ्रॉम मलेशिया, यूके, पर वही है दिल मुतमिन नहीं हुआ। कि कोविड के आने अच्छा, के कोविड साथ की वजह चीज़ें बड़ी से। डिस्टर्ब हो गई। तो अगेन मैंने कोविड में रीस्टार्ट किया, और फिर मुझे, क्योंकि हमारे लिए मेन प्रॉब्लम ये होती है कि फ़ंडिंग, जहाँ पे आपको एडमिशन मिले वहाँ से आपको फंडिंग होनी चाहिए। तो फंडिंग के लिए फिर कोविड में रिजेक्शंस, थोड़ी फंडिंग की हुई। दैन मैं वापस फुल ब्राइट पे अप्लाई किया, फुल ब्राइट हुई।
तो जो आपका सवाल था अच्छा, कि आपकी जो स्कॉलरशिप हुई थी वो फुल ब्राइट हाँ स्कॉलरशिप? जी हाँ, मेरी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। तो आपका जो सवाल था कि बाहर जाना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, एक तो ये है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। नो डाउट पाकिस्तान के अंदर भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी रिसर्च पब्लिश करवा रहे हैं। बट जब आप बाहर जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो आपको एक पता चलता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। डेफिनेटली दे दे आर अहेड ऑफ अस। वो सोचते हैं आज से आगे का, उनके पास टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब एक पर्सनल ग्रूमिंग पर्सनल ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप कल्चरल ग्रूमिंग भी हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेटली आप कल्चर मिल जब रहे हैं। कई किसी नए कंट्री में जाते हैं तो यस एक सर। नए कल्चर के साथ, और वहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको, तो यस आपका सर। ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा सर, जब स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ, तो मैं आपसे भी कुछ चीज़ें पूछता रहता हूँ। तो जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है स्कॉलरशिप की। हालांकि मैं आपको सही बात बताऊँ, उनको जस्ट टेंशन ही होती है स्कॉलरशिप की, वो कुछ सर्च नहीं करते हैं या कुछ। तो जो हमें देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जैसे, क्योंकि आदमी सोच तो लेता है बट फिर उसको गाइडेंस भी नहीं होती। तो स्कॉलरशिप्स की तरफ हम आएंगे, पर उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर किसी आदमी ने इरादा बना लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जैसे मैं वेटनरी में हूँ, आपकी फील्ड अलग है, तो अगर वो स्कॉलरशिप में कहीं बाहर जाना चाहता है तो सबसे पहले वो ये डिसाइड करेगा कि किस कंट्री में मैं जाऊँगा या कौन सा इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसको रिसर्च करनी है, उस इंस्टीट्यूट में जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो वो सबसे पहले कैसे देखे, कैसे फाइंड करें और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें? इस चीज़ के लिए अब तो बहुत ईज़ हो गई है, जब से एआई ने एक एआई ने, स्टेप इन हाँ। किया है। तो आप जस्ट जाके, अगर हम बेसिक एआई की बात करें चैट जीपीटी की, तो वहाँ जाके आप कुछ सर्च भी कर सकते लिखें तो हैं। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब आप बाहर फॉर हायर एजुकेशन पर्पस जाते हैं तो जो चीज़ें हमें ज़्यादा कंसिड्रेशन में लेनी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स या जो फील्ड आप जिसमें जाना चाह रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं क्या वो फील्ड आपके मिशन को, आपका जो विजन है लॉन्ग टर्म, उसको मैच करेगा या नहीं करेगा। अगर वो आपके गोल्स के साथ अलाइन करती है फील्ड, तो उस फील्ड को आप पहले फाइनल करेंगे। लेट सपोज मैं मेटलर्जिस्ट हूँ, बट मेटलर्जी एक बहुत वाइड डोमेन वाइड है, फील्ड है, तो मुझे स्पेसिफाई करना है कि मुझे किस डोमेन के अंदर अपने किस आप को फिक्स रिसर्च करना करना है है। और जी वो हाँ, वहाँ पे काम हो रहा है ना। यस। सेकेंड, फिर आप जब वहाँ देखते हैं कि उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो यूनिवर्सिटी, जो कंट्रीज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपके एक अपने जहन के अंदर होता है कि मुझे किस कंट्री में जाना है, तो आप चंद कंट्रीज लिस्ट आउट कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर फंडिंग्स, स्कॉलरशिप्स। मुझे पता है कि लेट सपोज यूएस है, तो यूएस के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स है, या वहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, आप फ्यूचर वहाँ प्लान कर सकते हैं। अगर आप चाइना जा रहे हैं तो चाइना के अंदर हमारे पास सीएससी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं, तो बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप, बेस्ड ऑन प्रोफेसर्स, जो प्रोफेसर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी रिसर्च किस डोमेन में है वो आपसे मीट करती है, तो आप वो इंस्टीट्यूट्स मतलब अपने लिस्ट डिफरेंट में, डिफरेंट एंगल से हाँ, चीज़ों को डिफरेंट एंगल्स मीट। जज करना है, फिर मतलब जल्दी डिसीजन नहीं हाँ, लेना है। मीन्स एक टाइम टेकिंग है हाँ। कि आपको प्रोफेसर्स देखने हैं, आपको लैब्स देखनी है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है, बट समटाइम अगर आपको अच्छा प्रोफेसर मिल रहा है, अच्छी लैब मिल रही है, तो वो एक प्राइम चीज़ आ जाती है कि ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी वर्क है, यहाँ पे मेरे गोल्स जो हैं वो अलाइन होंगे विथ माय प्रोफेसर, तो ठीक है, लेट्स गो विद और दैट। मेरे हिसाब से हर कंट्री और फील्ड के मुताबिक उसको खुद जज करना चाहिए कि मुझे किस कंट्री में, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, हमारे सर ज़ुहैब हैं, आपके जी फ्रेंड है, मेरे भी टीचर हैं, तो साईं का ताल्लुक एग्रीकल्चर से है। तो अभी वो चाइना ट्रेनिंग के लिए गए हैं। तो वैसे जैसे एग्रीकल्चर को देखें तो चाइना अभी तकरीबन दूसरे कंट्री से अच्छा काम कर रहा है, तो एग्रीकल्चर वाले इजीली वहाँ चले भी जाते हैं, उनकी रिसर्च भी अच्छी करते हैं। यस, डेफिनेटली, कि आप ये देखते हैं कि आपकी जो फील्ड है या आपके कंट्री के जो गोल्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं। अब आपने जैसे बात कही, तो हमारे गोल्स उनके साथ ज़्यादा अलाइन हो रहे हैं, एक म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट पे काम हो रहा है, रिसर्च पे, आर&डी पे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप चाइना चूज़ करते हैं या कोई और कंट्री चूज़ करें, अगेन बात वहीं आती है जहाँ आपके गोल्स जो हैं वो अलाइन कर रहे हो, और मैं वहाँ पे सस्टेन भी कर सकता सस्टेन कर सकें। और सस्टेन डेफिनेटली फाइनेंशियल एक अपना फैक्टर रोल प्ले करता है, और आपको देखना पड़ता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मुझे जो फंड्स मिलेंगे, क्या वो फंड्स मेरे लिए इनफ होंगे जहाँ मैं सरवाइव कर पाऊँ। मतलब रिलायबल होनी चाहिए ना। रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा सर, इसमें मैं अब स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेंगे आपसे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, अगर एक स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए जाना है,
तो वो कौन सी सोर्सेज होनी चाहिए जहाँ से उसको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले स्कॉलरशिप के बारे में, और वो उसको कैसे, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त भी होते हैं, तो कुछ से मैं पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी एजेंट से बात कर लूँगा, मैं किसी टीचर से बात करूँ, या मतलब कंफ्यूज है बिल्कुल, उनको ये नहीं पता होगा कि रिलायबल सोर्स कहाँ है जहाँ से हमें पता चले। एग्जैक्टली आप बताएं इसके तो बारे इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि आजकल तो एआई आने के बाद चीज़ें बड़ी इजी हो गई में। हैं, ईजी हो ठीक गए। है। तो आपको जस्ट अगर आप आज के दिन पे जाके चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं तो चैट जीपीटी आपको विद गाइडलाइन सारी स्कॉलरशिप्स और उनकी डिटेल्स आपको बता देता है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप डिफरेंट, हमारे पास ग्रुप्स हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जो लोग हैं स्कॉलरशिप्स के नाम से ग्रुप्स काफ़ी बने हुए हैं जो पब्लिश पोस्ट करते रहते हैं कंटिन्यूसली। अच्छा सर, इसमें एक मैं आपको पूछना चाहूँगा, ये कंटिन्यूसली पूरा साल चलती रहती है या एक स्पेसिफिक टाइम होता है जब ज़्यादा आती हैं इसका? डेफिनेटली जो उनकी साइकिल्स, एडमिशन साइकिल्स होती हैं वो हर कंट्री की डिफरेंट होंगी, ठीक अच्छा, है। बट ज़्यादातर जो दो कॉमन मंथ कौन से होते दो हैं? जो हमारे पास एडमिशन साइकिल चलते हैं, एक है फॉल और दूसरा है स्प्रिंग। हम्म। फॉल स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर में एंड स्प्रिंग स्टार्ट होता है मतलब जनवरी इन टू मंथ के अंदर उनको फेब के अंदर। रखना है अपने जहन में, चीज़ों को हाँ, तो देखते ये हैं। आपका स्टार्टिंग टाइम है, राइट। अगर आपका फॉल स्टार्ट हो रहा है अगस्त में, हम्म। तो वहाँ की एडमिशन्स जो हैं वो जनवरी में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो हमेशा याद रखें बाहर के कंट्रीज़ के लिए एडमिशन्स जो हैं वो 6 to 8 months जो है प्रायर होती हैं फ्रॉम स्टार्ट डेट, क्योंकि आपकी एडमिशन प्रोसेस है एंड देन फिर वीज़ा प्रोसेसिंग और ऑल दिस मतलब थिंग्स। बहुत बड़ा प्रोसेस तो है, तो लॉन्ग इसलिए। प्रोसेस है। अगर मैं फुल ब्राइट का एक्सपीरियंस आपको दूं तो मैंने 2020 में अप्लाई किया। हम्म। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी हुई 2020 के एंड तक, एंड देन नेक्स्ट ईयर में मीन्स जनवरी से हमारी एडमिशन स्टार्ट हुई वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। वो एडमिशन प्रोसेस चला मई तक, मई के बाद हमारे वीज़ा इंटरव्यू शुरू हुए। तो जो फर्स्ट हमारा फुल ब्राइटर जो 2020 बैच में से गया वो 21 के अगस्त में ट्रैवल किया उसने, या जुलाई के लास्ट में ट्रैवल किया। तो मीन्स एक लॉन्ग साइकिल है 1 ईयर का। तो एक जहन में रखेंगे आपको यूँ समझ लें कि मैक्सिमम वन ईयर आपके पास होना चाहिए प्रायर आप प्लानिंग करें ताकि आप किस तरह से जाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है उसको आप कंटिन्यू करें। तो इन्फॉर्मेशन से ये है कि आप सेकंड जो है फुल ब्राइट जो ग्रुप्स हैं हमारे पास फेसबुक पे या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वहाँ पे आ रहे होते हैं। थर्ड जो बेस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे देखें। जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं, जो कंट्री टारगेट कर रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे वो डिटेल्स मौजूद होती हैं और वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है। मिलता है। फोर्थ एंड लास्ट, आप ऑलरेडी जो लोग फुल ब्राइट पे या किसी और सीएससी या अच्छे इटालियन स्कॉलरशिप्स पे या मैक्स स्कॉलरशिप पे, जो लोग स्कॉलरशिप पे कहीं एजुकेशन परसू कर रहे हैं, आप उनसे इन टच रहें। इन टच रहें, तो वो आपको इनसाइट इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरह और से थोड़ा सा चीज़ें गाइड ग्रो भी करें, करते और हैं। गाइड भी करते रहेंगे। अच्छा सर, इसमें मैं अब डिसाइड कर लिया कि मुझे जाना है, अब आपकी जनरल गाइडेंस भी मिल गई। अब स्कॉलरशिप डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, कुछ फुली फंडेड होती हैं, कुछ ऐसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और कैसे मिलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, जो अभी हाँ, इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है, पाकिस्तान के हिसाब से। जैसे आपने कहा कि कुछ स्कॉलरशिप जो हैं वो फुली फंडेड होती हैं और कुछ जो हैं पार्शियल फंडेड हैं। तो अगर जनरली बात करें तो कुछ हमारे पास बड़ी फेमस स्कॉलरशिप्स हैं, जिसमें फर्स्ट अगर हम और यूएस की इसमें बात एक करें बात तो में ऐड करनी है, कुछ में रिसर्च ग्रांट भी देते हैं, तो वो भी आप देखें। तो कहीं पे हमारे पास सिंपल कुछ हैं जो आपकी कंट्री की पॉलिसी के साथ चल रही होती अच्छा। हैं, जिसमें सीएससी स्कॉलरशिप चाइनीज़, चाइनीज़। ठीक है। जापान के लिए मैक्स स्कॉलरशिप आती है मैक्स। एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक। आपके पास इटली की स्कॉलरशिप्स, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं इटली अच्छा, की। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। हाँ, और वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स स्कॉलरशिप्स मिल रही होती हैं। अगर आप बात करते हैं यूके की, तो यूके के अंदर कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आती है जो आजकल एचईसी उसको हैंडल कर रही है। और यूके के अंदर कुछ और भी स्कॉलरशिप हैं, जैसे रोड्स स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स, चीवनिंग स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर्स, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स आता है फॉर ऑस्ट्रेलिया, और यूएस के लिए। कुछ में भी यूनिवर्सिटी के लिए अलग होंगी, जैसे चाइनीज़ की थी। अ, देखें, एक स्कॉलरशिप्स हैं जो जर्नल होती हैं, अच्छा, ठीक जनरल। है। फिर उन स्कॉलरशिप्स के अंदर उनकी यूनिवर्सिटीज़ या तो मेंशन अच्छा, होती हैं, जैसे फुल ब्राइट है तो वो ओपन है, ओपन है वो मतलब। पूरे यूएस की हाँ। यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो वो खुद ही प्लेस कर रहे होते हैं, आपसे प्रायर आपकी चॉइस पूछते हैं, देन आपको प्लेस करते हैं। बट कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको खुद को सर्च करनी होती है एंड देन वो फंडिंग आप यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो प्रोफेसर प्रोजेक्ट्स में से होती हैं, अच्छा। कि प्रोफेसर जो ग्रांट अप्लाई करते हैं किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, उनमें स्टूडेंट्स को हायर करना होता है
ताकि वो काम परफॉर्म करें, वहाँ पे रिसर्च परफॉर्म करें, तो वो प्रोफेसर्स फंड करते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ कुछ स्कॉलरशिप्स देती हैं जो फुली फंडेड होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनमें वो पार्शली फंड करते हैं, या तो वो आपको ट्यूशन फीस दे रहे होते हैं या फिर आपको वो जो है मतलब वो फुली फंडेड नहीं होंगे, स्टाइपेंड या कुछ और कुछ इन्फॉर्मेशन, होगा और हाँ, कुछ अपनी तरफ से कुछ करना आपको करना होता है। तो मीन्स वैरायटी है। हाँ कुछ जो फेमस अभी हमारे पास चल रही हैं जो फुली फंडेड हैं, जिसमें HEC स्कॉलरशिप है यस सर, जो HEC खुद देती है, ओवरसीज स्कॉलरशिप पाकिस्तान गवर्नमेंट पे करता है उसके लिए। दूसरी चाइनीज़ स्कॉलरशिप। चाइनीज़ स्कॉलरशिप है, फुल ब्राइट है, मैक्स्ड है। ये जो स्कॉलरशिप्स आपने डिफरेंट डिफरेंट बताई, तो इनमें से सबसे ज़्यादा रिलायबल या अच्छी स्कॉलरशिप कौन थी, आप इसमें थोड़ा गाइड करें। रिलायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ऐसा देखा जाता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ एजुकेशन क्या है, ठीक है। रिलायबिलिटी मीन्स जो रेनॉल्ड स्कॉलरशिप्स हैं जिनके मैंने नाम अभी बताया, ये सारे रिलायबल्स हैं, मीन्स इनके फंड्स रिलायबल होते हैं और ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको भेज रहे होते हैं। बट सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं होगी। तो वो आपको इस तरह से देखना है कि जहाँ आप जा रहे हैं तो वहाँ पे वो जो फ़ंड्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फ़ंड्स क्या क्या चीज़ें कवर करेंगी। आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करेगी, आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो स्टाइपेंड क्या, आपका मंथली स्टाइपेंड जो है वो फ़ाइन है कि आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स वेरी हार्ड कि यहाँ से आप फिर फाइनेंशियली अपने आप को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है पीछे से फाइनेंशियल, दैन इट्स गुड। बट अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से ग्रो कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट हार्ड कि वहाँ पे आपको फिर फाइनेंशियल ट्रबल देखनी पड़ती है। यस सर। तो रिलायबिलिटी सबकी है, सब आपको फिक्स फंड्स दे रहे होते हैं, वो वेल डिफाइंड होते हैं पहले से ही, तो आपको जस्ट मूव ऑन करना है जिनके नाम हैं उनके अच्छा साथ। सर, जब ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, या कौन से फैक्टर्स हैं जो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, उनको जहन में रखना चाहिए। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ स्कॉलरशिप्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स पहले से डिफाइंड है ना। जैसे जिन स्कॉलरशिप्स को अभी हम नाम ले रहे थे, लाइक HEC या फुल ब्राइट या CSC या इटली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो आती हैं, या ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स हैं या कॉमनवेल्थ है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे बेसिक हैं आपके डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी CV, और उसके साथ आपके रिसर्च प्रपोजल्स हो गए, पर्सनल स्टेटमेंट्स या कवरिंग लेटर्स हो गए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो हर जगह आपको चाहिए होते हैं। लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स हो गए, कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स लाइक HEC हैट एग्ज़ाम लेती है क्वालिफाइंग, तो वो आपको उनके सर्टिफिकेट्स रखने GRE पड़ते कहीं हैं। भी होती है। हाँ, GRE फुल ब्राइट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो GRE, US के लिए GRE चाहिए। कनाडा में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें GRE, और US सऊदी अरेबिया, वहाँ पे जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी आपको GRE रिक्वायरमेंट शो करनी होती है फॉर मास्टर्स एंड PhD। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ ही साथ बनाने पड़ते हैं। जैसे ही आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे जाना है बाहर, देन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स यही हैं, किसी में कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो फिर आपको उसकी गाइडलाइन में देखना होगा। अच्छा सर, जैसे कहीं कहीं पे ये बोलते हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कॉम्पिटेंट भी होते हैं, उनकी नहीं होती, समटाइम्स किसी की हो जाती हैं, एक जैसे ही होते हैं, किसी की होती है किसी की नहीं होती। आपके बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, जानने वाले भी गए हैं, क्या कॉमन डिफरेंस आपने देखा है कि जिसकी हो जाती है उसमें क्या चीज़ें वो फॉलो करता है, देखें या कौन सी मिस्टेक होती है जिनकी वजह से नहीं हो जाती। होना और ना होना ये एक जो समझ के ट्रेट है ना यहाँ पे लाइफ का, कि आपका समटाइम्स ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई ना कोई चीज़ आप मिस कर रहे होते हैं। मोस्टली मैंने देखा है जब स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो ये जो स्कॉलरशिप्स बेसिस जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो लॉन्ग एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें काफ़ी सारे एसेज होते हैं, CVs होती हैं। तो जब वो लिख रहे होते हैं, इवन दे आर कॉम्पिटेंट, पर जब वो लिख रहे होते हैं तो वो शायद एग्जॉस्ट हो जाते हैं या क्या, वो चीज़ों को थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, या उनकी कोई चीज़ मैच नहीं कर रही होती जो चीज़ पहले उन्होंने CV में या कहीं और डिफ़ाइन की हुई है। तो वो अलाइनमेंट आउट होने की वजह से समटाइम्स वो रह जाते हैं। यहाँ समटाइम्स ये भी होता है कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं, इन पर्सन इंटरव्यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ड्यू टू इंटरव्यू स्ट्रेस या कोई पर्सनल रीजंस की वजह से। बाकी ओवरऑल जब भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली एक कंपटीशन है, पूरी दुनिया अप्लाई कर रही होती है वहाँ पे, सीट्स तो सेम है ना। अगर एक यूनिवर्सिटी को 5 स्टूडेंट्स लेने हैं एक लैब के अंदर, तो वहाँ पे सभी अप्लाई कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जो हमारे सिस्टम के साथ, कल्चर के साथ एडजस्ट होगा, और लैब का जो कल्चर है या यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है उसके साथ वो फ्लेक्सिबल होगा। समटाइम्स
हम मैच नहीं कर पा रहे होते उनकी रिक्वायरमेंट से, तो इस वजह से हो सकता है। बट अगेन रिजेक्शन जो है वो ये डिफाइन नहीं करती कि आप कॉम्पिटेंट हैं या नहीं हैं। रिजेक्शन पार्ट है एक प्रोसेस का, तो एंजॉय करो उसको और उसके साथ ग्रो और करो। जैसे आपने ये बात पहले ही बोली कि ये जो प्रोसेस है वो बड़ा ही लेंदी है, तो पेशेंस चाहिए था, पेशेंस चाहिए, नो डाउट। अदरवाइज फिर आदमी लोगों को मैंने देखा है कि दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम लाइक 8 months बिफोर, 1 year बिफोर। उनका प्लान होता है कि भाई मुझे ये जाना है, वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अपने एग्जाम्स क्लियर कर लेते हैं, लाइक लैंग्वेज एग्जाम्स हैं तो लैंग्वेज पहले क्लियर कर लिया, और ताकि वो ईज में रहते स्टेप बाय स्टेप हैं। स्टेप जाते हैं, बाय स्टेप सीवी प्रिपेयर कर रहे होते ऐसा हैं। नहीं है कि एक मंथ 2 मंथ में हाँ, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को मीन सीवी प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं कि मुझे जाना है तो सीवी तो चाहिए, सीवी प्रिपेयर करनी है। सीवी प्रिपेयर से मुराद ये है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है डेफिनेटली, बट मुझे उस सीवी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी स्किल्स मुझे, अगर मैंने अभी तक वो स्किल वो भी नहीं उसके सीखी। मुताबिक जो हाँ, जिस जिस स्कॉलरशिप में जाना है, डेफिनेटली, डेफिनेटली अगर आपने अभी तक जो वो उनकी नहीं ली तो रिक्वायरमेंट्स निकाल हैं। लो। यस। ठीक है। अच्छा सर, इसमें जैसे आपने देखा होगा, आपसे स्टूडेंट पूछते होंगे कि आइल्स एंड टोफिल के बारे में, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं उनको स्कॉलरशिप से ज़्यादा उनकी टेंशन आती है। उनका पहला जहन में क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर स्कॉलरशिप के लिए देनी पड़ती है, नहीं, और दूसरा अगर देनी पड़ती भी है तो उनके लिए उनको लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इन समरी आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कोई टिप्स इसके बारे में? आइल्स या लैंग्वेज एग्जाम्स जो भी हैं, आइल्स है, टॉफिल है, आजकल एक दो और ड्यूलिंगो आपके पास आ गया है, ठीक है। तो नॉट नेसेसरी कि हर स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे चाइना है, तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि चाइना में आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। बहुत सारी हाँ स्कॉलरशिप जी, है, हर काफ़ी सारे। डिफरेंट है। हाँ, इटली के अंदर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइल्स आपको एंटरटेन कर देती हैं, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और हमें पता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके कोर्सेज इंग्लिश में होते हैं, सो वी कैन गेट इंग्लिश प्रोफेशनसी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ईजीली। वो एक जस्ट लेटर होता है कि सारे कोर्सेज आपके इंग्लिश में थे। इसी तरह से मलेशिया के अंदर भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे आपको विदाउट आइल्स आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। तो ये एक चैलेंज नहीं है, बट जहाँ पे आपको चाहिए आइल्स टॉफिल, तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड। हम बोलते रहते हैं इंग्लिश, हमारी इंग्लिश इतनी होती है कि हम इजीली 5 और 6। मेरी किसी एक इंग्लिश के टीचर से बात हो रही थी ऑन आइल्स, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आइल्स जो है वो स्किल टेस्ट है आपकी। आइल्स को अगर हम देखें, आइल्स या टॉफिल को, तो उसमें स्किल्स टेस्ट होती हैं आपकी। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, वो आप जस्ट यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आप आइल्स 6 और 6.5 बैंड में इजीली ले लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। इट टेक्स लाइक 2 months मोर अगर आप स्लो पेस पे चलें तो। अच्छा सर, इतनी डिस्कशन हो गई, तो वैसे आप खुद तो यूएस में हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे एडमिशन किस जगह हुई थी, और जब आप फर्स्ट टाइम गए वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी एडमिशन जो थी वो एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी में हुई, जो एरिज़ोना के टेम्पी सिटी में है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट नाइट जब मैं गया तो मुझे बड़ा इजी हुआ फील, क्योंकि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो डेफिनेटली हम ग्रुप्स में देखते हैं कि कौन पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, तो हमें बड़ा एक बेनिफिट होता है कि जब हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम अपना कल्चर देखें, अपने सर्कल के लोग देखते हैं। तो मुझे पाकिस्तानी कुछ मिल गए थे और कुछ यहीं के ही अपने टाउन के लोग मिल गए थे। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा इजी था। मैं फ़र्स्ट नाइट गया, उन्होंने मुझे वहाँ से पिक किया एंड हमने कुछ दिन एक्सप्लोर किए, उस सिटी को एक्सप्लोर किया, डिफरेंट जगहों को हमने घूमा, थोड़ा रिलैक्स हो गया। एक ट्रैवल का आपको डेफिनेटली हाँ होता है कि आप जगह इतना डिफरेंट है तो डिफरेंट थोड़ा जगह बहुत। डिफरेंट चीज़ें, और मेरी अकोमोडेशन उन्होंने ऑलरेडी मेरे लिए अरेंज कर दी थी, अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा ईजी था। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप एक नए इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, नए कल्चर के अंदर, नए लोगों के साथ एडॉप्ट करना है अपने आप और जो लेवल, जिस लेवल पे आप यहाँ पे पढ़ के जा रहे हैं, आपकी नेक्स्ट लेवल जो है वो उससे अपग्रेडेड है। लाइक मैं मास्टर से पीएचडी में चला गया, तो जो कोर्सेज हैं, जो कंटेंट है वो एडवांस लेवल पे है, और तो उस वजह से थोड़ा कॉप करना आपके लिए स्टार्ट में थोड़ा टफ होता है, बट कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क से आप आई थिंक कवर कर सकते हैं चीज़ें। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, बट अगेन आपके लिए चैलेंज होता है। एक फैमिली से दूर, आपको फैमिली जो सिकनेस होती है वो होना शुरू हो जाती है, कंट्री सिकनेस होना शुरू हो जाती है, आपको नए दोस्त बनाने होते हैं, नया कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट करना थोड़ा टाइम लगता है, बट नॉट दैट मच हार्ड। वैसे सर, जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया है,
तो कौन कौन से कुछ स्टूडेंट अच्छे होंगे जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि मुझे लग रहा था शुरू में ही कि ये कर लेंगे और वो अच्छी जगह अच्छी स्कॉलरशिप पे पहुंच गए, कुछ स्टूडेंट अच्छे? ऐसे बहुत हैं, ठीक है, तो उनका नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो जो जो मेरे बहुत क्लोज अभी भी जो मुझे जहन में जल्दी से आते हैं, तो शिराज मेमन, ही इज़ वर्किंग इन जर्मनी नाउअडेज। जर्मनी। उन्होंने मास्टर्स किया जर्मनी से, उन्होंने यहाँ से लैंग्वेज कोर्स किए थे कुछ, और अगेन सेम प्रॉब्लम उनके साथ जब मेरी डिस्कशन हुई थी तो यही था कि सर स्टार्ट में थोड़ा सा हार्ड था क्योंकि जर्मन लैंग्वेज थी, दैन आपके पास कल्चरल बहुत ज़्यादा आपको एक इम्पेक्ट आता है। वो उसके बाद वो वहाँ पे सेटल हो गए, फिर उनके भाई थे छोटे, वो वहाँ गए, वो वहाँ पे सेट हो गए। इसी तरह से कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना से होके आए हैं, कुछ जो हैं वो मलेशिया में भी हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा उनका वर्क चल रहा है। और मैं ये कहूँगा कि स्ट्रगल है सबकी, ठीक है, कॉम्पिटेंट सभी हैं, बट अगेन इंटरेस्ट है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट था एकेडमिक्स में तो वो एकेडमिक्स में गए, कुछ का इंटरेस्ट था कि वो हम जो बाहर जाएं तो डायरेक्ट फील्ड में जाएं, तो उन्होंने फील्ड के हिसाब से अपने स्किल्स डेवलप किए यहाँ पे और वो बाहर चले गए। तो चॉइसेस, एवरीवनस चॉइस इज डिफरेंट। आपका एक और स्टूडेंट भी था जो हमारा सीनियर था, सदब, हाँ, और भी सदफ, इटली में जो है। आजकल इटली में अपनी डीवीएम में कर रहे हैं। हाँ। तो अच्छा सर, बहुत लंबा है डिस्कशन हो गई, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा। जो स्टूडेंट अभी आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं मास्टर्स या पीएचडी के लिए बाहर जाना है स्कॉलरशिप पे, लास्ट की एडवाइस या मैसेज आपका क्या होगा? एडवाइस या मैसेज को मैं इस तरह से कहूँगा कि जब भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसके जहन में। एक अनश्योर होता है और दूसरा होपफुल होता है। अनश्योर मीन्स उसको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है मेरे साथ, और होपफुल ये होता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा लाइफ में जो मैं प्लान कर रहा हूँ। सो एडवाइस ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है पीएचडी करने या मास्टर्स करने आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आज ही स्टार्ट करें। आप अगर फाइनल ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में, आज से ही स्टार्ट करें। और स्टार्ट क्या हो सकता है, वो कहते हैं ना, एवरी सिंगल स्टेप्स काउंट। तो वो सिंगल स्टेप जो है आपका, भले छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, अगर आज आप एक फ़ाइल बनाते हैं और उसका फाइल का नाम सेट करते हैं कि सीवी, दैट्स इनफ। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोग्रेस करते जाएं, उसमें चीज़ें ऐड करते जाएं। सो वेट ना करें कि मैं ग्रेजुएट होऊंगा और उसके बाद, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि ये जो डिस्कशन है लोगों के लिए वैल्यूएबल होगी, और मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा अगर वो स्कॉलरशिप पे पहुंच जाएं तो फिर लास्ट में ये कमेंट ज़रूर कर दें कि आपका जो है पॉडकास्ट देखे फिर हम पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।